नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है द फ्री पार्टिकल। तो बेसिकली आज से हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें जो यूनिट स्टार्ट हो रहा है वो होगा एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू सिंपल सिस्टम, जिसमें हम फ्री पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको फिर फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, पार्टिकल इन अ बॉक्स क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स विल बी स्टडीड इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, द फ्री पार्टिकल। तो इस टॉपिक में जो जो सब टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है फ्री पार्टिकल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो होगी फ्री पार्टिकल का, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और फिर सॉल्यूशन एंड आइगन फंक्शंस देखने के बाद फिर उसका जनरल सॉल्यूशन बताएंगे कि फ्री पार्टिकल के लिए जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है क्या होता है। ठीक है ना, फिर जो कंप्लीट वेव फंक्शन जो होगा, जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा, टाइम डिपेंडेंट पार्ट भी हम इंक्लूड करेंगे फ्री पार्टिकल के लिए, वो क्या होगा वो हम देखेंगे। फिर सम इंपॉर्टेंट फिजिकल एस्पेक्ट जो होंगे फ्री पार्टिकल मोशन के, जैसे पोजीशन, प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी, स्पीड ऑफ द प्लेन वेव, नॉन नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन क्या है। ठीक है ना, ऑल दीज थिंग्स विल बी स्टडीड, वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स वाइल कंसिडरिंग द फ्री पार्टिकल। ठीक है ना, समझ में आया। फिर उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल में आपको कराऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी कुछ आपको उसको सीखने के लिए मिलेगा। फिर मैं सारी चीज़ें क्या कर दूंगा, समराइज कर दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया ले, होच पोच ना हो चीज़ें दिमाग में। ठीक है ना, और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, आई हैव पुट देम अंडर द बॉक्स। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ पे विजिट टू द कमेंट बॉक्स। ठीक है ना, और वहाँ पे आप मुझे अपना डाउट बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की। तो देखो फ्री पार्टिकल, अब ध्यान से समझना है। तो देखो जो जनरल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन होती है स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन के लिए, मान लो कोई पार्टिकल है ना, क्वांटम पार्टिकल है जिसका मास क्या है m, तो उसका जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन होगा तो वो हमें क्या देता है, स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन ही तो देता है। तो वो जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या है, वो यही तो होती है -h⁻² डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होगा पोटेंशियल, ये वेव फंक्शन, और ये हमारे पास क्या है एनर्जी। अब आपके दिमाग में आना चाहिए हमने टाइम डिपेंडेंट क्यों नहीं लिया। देखो जो टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन जो होता है हमारे पास सिंपली यही तो होता है। ठीक है ना, अब देखो हमने क्या कर लिया है, हमने स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन कौन देता है, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन ही तो देता है। ठीक है, अब देखो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ना सेपरेटली सोल्व करते हैं। हम टाइम इंडिपेंडेंट को सोल्व कर कर हम उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, टेम्पोरल पार्ट की। देखो ये क्या होता है स्पेशल पार्ट और ये क्या है टेम्पोरल पार्ट। तो हम पहले स्पेशल पार्ट को सोल्व करके टेम्पोरल पार्ट की उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है ना, इसलिए हमने सबसे पहले क्या कंसीडर किया, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये हमारे पास वेव इक्वेशन होती है। अब देखो इस वेव इक्वेशन को हम सिंपली यही तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैंने देखो क्या कंसीडर किया, ध्यान रखना, अभी हमने वन डायमेंशनल मोशन कंसीडर किया है। ठीक है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। तो देखो मैं इस इक्वेशन को मैंने क्या लिखा, फाई, और ये ई, और यही मेरे पास क्या होता है हैमिल्टोनियन होता है एच कैप। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एच कैप फाई इज इक्वल टू ई फाई। समझ में आया। तो ये एक तरीके से है क्या, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन ही तो है। क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन, जहाँ पे एनर्जी क्या है आइगन वैल्यू है, और साई क्या है वेव फंक्शन, जिसको हम आइगन फंक्शन भी बोलते हैं, और एच कैप क्या है ऑपरेटर है। समझ में आई बात। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये तो जनरल होता है हमारे पास, है ना, जनरल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन होगी। लेकिन जब हम फ्री पार्टिकल की यदि बात करें तो फ्री पार्टिकल वो होता है जिस पर कोई फोर्स नहीं लगती। समझ में आया, क्या नहीं लगती, उस पर कोई फोर्स नहीं लगती, मतलब वो पार्टिकल विच इज नॉट अंडर एनी इन्फ्लुएंस, वो किसी के प्रभाव में नहीं होता। अब देखो फोर्स जनरली क्या होती है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस dv/dx, और फोर्स क्या है जीरो। अब जब देखो फोर्स जीरो है यानी फ्री है पार्टिकल, है ना, तो उस पर कोई इन्फ्लुएंस किसी का नहीं है। तो ये जीरो कब आएगी, जब हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो डिफरेंशिएशन जीरो आने का मतलब क्या, पोटेंशियल क्या है कांस्टेंट, तो पोटेंशियल क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो वी नोड क्या है कांस्टेंट पोटेंशियल है। समझ में आया, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम वी नोड को क्या मान सकते हैं जीरो। अब क्यों मान ले जीरो, देखो ये कुछ ऐसे ही है, मान लो मेरे पास सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5, है ना। अब मान लो इसका तुम डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 2x आएगा। तो इस कांस्टेंट का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसको 0 ले लो, 5 ले लो, है ना, -1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो, 5 हो, 10 हो, 0 हो, समझ में आया, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, वो आएगा जीरो ही। समझ में आया। तो हमने क्या किया, अपनी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको टर्म को क्या मान लिया, जीरो मान लिया। समझ में आया। हम इसको आप वी नोड का वी नोड भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इस हमारी इक्वेशंस थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएंगे और कुछ नहीं है, इसलिए हमने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कहने का मतलब है विदाउट ब्रेकिंग एनी फिजिकल लॉज ऑफ नेचर। समझ में आया? फिजिक्स के लॉज को बिना छेड़छाड़ के, है ना, जनरलिटी को बिना लॉस के हम वी नोट को जीरो मान सकते हैं। सो द पार्टिकल मूव्स फ्रीली इन स्पेस। समझ में आया? वी नोट जीरो है तभी तो पार्टिकल फ्रीली मूव करेगा ना। तो ये कंडीशन होती है किसकी? फ्री पार्टिकल की। अब देखो इस टर्म को कर देंगे हम जीरो, तो जब ये टर्म जीरो हो जाएगी तो मेरे पास सिंपली ये बचेगा। अब देखो यहाँ पे तो v वाला टर्म तो हो गया जीरो, समझ में आया? अब इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो देखो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, है ना, ये टर्म उधर चला जाएगा माइनस के 2m अपॉन में h कट स्क्वायर e5। समझ में आया? डिनोमिनेटर में चला, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया और माइनस h कट स्क्वायर इधर आ गया। अब मैं इसको इधर लेकर आ गया, ये मेरे पास पॉजिटिव हो गई टर्म। अब इसको हमने क्या मान लिया? के स्क्वायर। समझ में आया? और के हमारे पास क्या है? वेव नंबर है। अब के ही क्यों माना? अब देखो जनरली हमारे पास क्या है? पार्टिकल फ्री है, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास एनर्जी क्या होगी? अब देखो जो क्लासिकल एक्सप्रेशन होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस के पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होता है। कोई भी फ्री पार्टिकल यदि है, हम नॉन रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें क्लासिकल एक्सप्रेशन एनर्जी का यही होता है, ठीक है, जो क्वांटम पार्टिकल के लिए भी फॉलो करेगा। हम नॉन रिलेटिविस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल तो हमने जीरो मान लिया, तो E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। अब देखो पी को मैं h कट लिखूंगा तो ये मेरे पास सिंपली ये आएगा, ठीक है ना, समझ में आया? तो 2me अपॉन में h कट स्क्वायर सिंपली मेरे पास क्या आ गया? क्या आएगा? समझ में आया? तो इसलिए के इसको लिखा गया। आप सिंपली ये याद रखना है, आपको इतना चीज़ें एग्जाम में नहीं करनी है, बच्चे नहीं रह रहे कि आपको स्पून फीडिंग की जाएगी। समझ में आया चीज़ें? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मेरे पास के क्या है? वेव नंबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशंस क्या होंगे? अब देखो जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना इस तरह की इक्वेशंस का, अब मान लो मैं देखो मेरे पास कोई यदि ऐसे कोई जनरल dx स्क्वायर प्लस के m इज इक्वल टू 0, मान लो मेरे पास कोई ये है, ठीक है ना, इस फॉर्म में कोई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं? ये m पर ध्यान दो, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है ना, आई एम एक्स, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। ये पहला सॉल्यूशन तो ये होगा, दूसरा सॉल्यूशन होता है ये। समझ में? आप मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस वेव इक्वेशन का? तो कोई भी गिवन एनर्जी के लिए देखो ई जो है, कोई भी एक हमारे पास फॉर एनी गिवन एनर्जी, देखो सॉल्यूशन को क्या होगा? के पर ही तो निर्भर करेगा। समझ में आया? तो के क्या एक्चुअली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एनर्जी के टर्म है, क्योंकि मास और एच कट तो कांस्टेंट हो गया। तो फॉर एनी गिवन एनर्जी, या हम कह सकते हैं फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ के या फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गए टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन के। क्या? पहला क्या? फाई ई आई एक्स और फाइव माइनस के आई के एक्स। समझ में आया? काफ़ी बुक्स में आप देखोगे इनको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, समझ में आया? नेगेटिव, इसको ऐसे भी लिखते हैं, समझ में आया? एक्चुअली में ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हमारे पास क्या? एक्स डायरेक्शन में वेव, और ये क्या शो कर रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। समझ में आई बात? ठीक है। अब ध्यान से देखो, फॉर वन वैल्यू ऑफ एनर्जी, देखो हमारे पास क्या था? एच कट फाई इज इक्वल टू ई फाई तो था, तो स्क्रोडिंग हैमिल्टोनियन जब ऑपरेट हुआ वेव फंक्शन पर तो क्या मिला? एनर्जी मिली। तो फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी, क्या? फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी हमें दो वेव फंक्शन मिले, एक तो ये मिला, एक ये मिला। वी ऑब्टेन टू डीजेनरेट आइगन फंक्शंस फाई 1 एंड फाई 2। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये जो, तो क्या होगा? जो फ्री पार्टिकल हो गया वो क्या होगा? D2 डीजेनरेसी कितनी होगी उसकी? ध्यान रखो कितनी डीजेनरेसी होगी? 2। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में कि डीजेनरेसी क्या होती है एक फ्री पार्टिकल की। तो ध्यान रखना कितनी होती है? 2। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जनरल सॉल्यूशन जो क्या होगा, तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा, मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर्स आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो मैंने उसमें बताया था, यदि हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन भी है ना और उनका जो कंबाइन हम कर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? तो जो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का कॉम्बिनेशन, तो देखो दोनों को जोड़ दिया हमने, और ए भी यहाँ पर क्या है? कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब और क्या चीज़ें मैंने आप प्रीवियसली हमने पढ़ा था जब मैंने आपको स्क्रोडिंजर इक्वेशन बताया था। अब ये वेव फंक्शन तो हो गया, अब ये क्या? सॉल्यूशन है ना, फ्री पार्टिकल का। स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो है फ्री पार्टिकल के लिए, उसका सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अब ये एक्सेप्टेबल कब होगा? यदि आपको ध्यान हो, मैंने आपको काफ़ी कंडीशंस बताई थी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस के लिए कि हम कब एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा वेव फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो
सॉल्यूशन एक्सेप्ट कब होगा, जब फिजिकली एक्सेप्टेबल जब होगा, जो के है ना वेव नंबर, ये रियल नंबर होना चाहिए। अब ये क्यों हो, यदि आप ध्यान से देखो के हमारे पास क्या है, ठीक है, 2me √h², 1/2, ठीक है। अब देखो यही तो हमारे पास वेव फंक्शन था, वो आइगन वैल्यू इक्वेशन थी। तो E क्या है, एनर्जी है, और ये क्या है, एक आइगन वैल्यू है। और ध्यान हो, मैंने आपको जब ऑपरेटर पढ़ाया था तब बताया था, कोई भी ऑपरेटर जब किसी भी वेव फंक्शन पर एक्ट करेगा तो वो हमेशा रियल वैल्यू देगा। क्या देगा, रियल वैल्यू देगा। अब देखो जब एनर्जी की वैल्यू रियल होगी, समझ में आया, क्या होगी, रियल होगी, तो हमारे पास के भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्यों अब कोई कहने लगे 3 आयोटा का एनर्जी है, -4 आयोटा एनर्जी है, इट डजेंट मेक एनी सेंस, समझ में आया, ठीक है। तो जितना भी हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे या जितने भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगे, उसमें जो भी आइगन वैल्यू होगी, चाहे वो मोमेंटम हो, एनर्जी हो, पोजीशन हो, स्पिन हो, सारा क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो सॉल्यूशन फाई एक्सेप्टेबल तभी होगा जब वेव नंबर क्या हो, रियल नंबर हो। अब वेव नंबर एक तरीके से डायरेक्शन भी तो बताता है कि वेव जो है मौलिक पार्टिकल है ना, और इस पार्टिकल के साथ एक एसोसिएटेड वेव है। अब इस वेव की डायरेक्शन क्या है, वो कौन बताता है, वो रियल वेव नंबर ही तो बताता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, वेव नंबर तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए, समझ में आया? तो के क्या होगा, रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ये प्लस माइनस हो सकता है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं जो के स्क्वायर जो है ना, वो चाहे 0 के इक्वल हो या 0 से ज़्यादा होना चाहिए के का स्क्वायर। क्योंकि मान लो नेगेटिव हो तब भी 0, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0 से ज़्यादा, पॉजिटिव हो तब भी स्क्वायर कर देंगे तो 0 से ज़्यादा जो आएगा, समझ में आया, ठीक है। तो कोई भी क्वांटम मैकेनिकल फ्री पार्टिकल होगा ना, उसका नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी क्या है हमारे पास, आइगन वैल्यू तो है और ये हमेशा रियल होनी चाहिए। तो ये है। अब देखो यहीं से तो हमने ये एनर्जी निकाल लिया, के जो हमने माना था, के स्क्वायर हमारे पास यही तो था, 2me/h²। ये h² इधर चला गया, 2me नीचे आ गया, ठीक है ना। तो ये ग्रेटर देन 0 और वो इक्वल टू 0, समझ में आई बात। तो ये किसकी एनर्जी है, फ्री पार्टिकल की एनर्जी है। ये एक्चुअली में क्लासिकली जो एक्सप्रेशन होता है उससे मेल खा रही है, क्लासिकल एक्सप्रेशन से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पार्टिकल हमारा क्या है, फ्री पार्टिकल है, समझ में आया, क्या है, फ्री पार्टिकल है। इस पर कोई कंडीशंस नहीं है, कोई कंडीशंस इस पर नहीं है, समझ में आया। तो जब इस पर कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं है, अब बाउंड्री कंडीशन कहने का मतलब देखो क्या है, मान लो मेरे पास एक पार्टिकल हो गया, अब मैंने कहा भाई वो x = 0 और x = a में के अंदर कहीं पर है, और इसके अंदर कहाँ है हमें नहीं पता। अब मैंने कंडीशन लगा दी, वो सिर्फ इन दोनों के बीच में ही हो सकता है, तो ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन है, समझ में। लेकिन फ्री पार्टिकल के केस में ऐसा नहीं है, कोई बाउंड्री कंडीशन है, कहीं भी मिल सकता है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, समझ में आया। तो के पर और एनर्जी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल वैल्यूज होंगी के और ई की, समझ में आया। तो जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन देगी, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर अ फ्री पार्टिकल हैज कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि एक फ्री पार्टिकल जो होता है उसका एनर्जी क्या होता है, क्या एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। अब उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं होती, समझ में आया, क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। अब देखो यहाँ ध्यान से, क्वांटाइज्ड कहने का मतलब देखो अब ये के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, उसके हिसाब से एनर्जी आ जाएगी, 0 से ज़्यादा होगी। मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, 0, और मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, टेंड्स टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव होगी, समझ में। तो फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी होगी कंटिन्यूस एनर्जी होगी, और यह हम कहते हैं नो बाउंड स्टेट्स, है ना, क्या होगी, बाउंड स्टेट्स नहीं है। अब जैसे हमारे पास बाउंड स्टेट्स कहने का मतलब है, मान लो कुछ भी ले लो, जैसे आपने एक एटम लिया, ठीक है ना। अब एटम के अंदर आप कोई पार्टिकल ले लो, जैसे मैंने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड स्टेट में है, किसमें है, बाउंड स्टेट में है, इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, तो उसकी कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं। आप प्रोटॉन ले लो, न्यूट्रॉन ले लो, दे आर बाउंड इन द न्यूक्लियस, समझ में आया, ठीक है। तो वो बाउंड स्टेट में है, तो उनका जो एनर्जी होगा, है ना, वो क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, समझ में आया। तो ये बात ध्यान रखना, तो अपने दिमाग में बैठा लो, जो डिस्क्रीट एनर्जी होगी वो, और जो कंटिन्यूस एनर्जी होगी, समझ में आया। तो डिस्क्रीट कब होगी, जब हमारे पास बाउंड स्टेट होगी, बाउंड स्टेट होगी, समझ में आया। कंटिन्यूस में क्या होगा, अनबाउंड, पार्टिकल खुला घूम रहा है, छोटा घूम रहा है, कुछ भी उसका एनर्जी हो सकता है, कंटिन्यूस कुछ भी होगा उसका, समझ में आई बात, ठीक है। और जो बाउंड स्टेट में एनर्जी होती है वो लेस देन 0 होती है, और कंटिन्यूस में जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, समझ में आया, इक्वल टू 0। कोई डाउट है यहाँ तक, तो इस बात का विशेषकर
ध्यान रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में काफ़ी बार चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फ्री पार्टिकल हमें क्या देगा, कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम है, यानी नो बाउंड स्टेट्स में है वो, समझ में। अब बात करिए यदि हम उसके टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन की, तो देखो टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन जो होगा फ्री पार्टिकल के लिए विद एनर्जी क्या होगा, देखो ये स्टेटमेंट समझ में। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि हमारे पास जो जनरल कंप्लीट वेव फंक्शन जो होता है टाइम डिपेंडेंट के लिए, ये तो टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट और ये क्या आएगा, टेम्पोरल पार्ट, है ना, समझ में। और ये मैंने आपको निकाल के बताया था, हमारे पास ये आता है, समझ में आई बात। तो देखो ये तो हमने अभी निकाला है स्टेशनरी स्टेट्स, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा, समझ में आया। अब देखो E इज इक्वल टू मैं एच कट का इस्तेमाल करूँ, एनर्जी यहीं से आएगी, ये इसी एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब जब आप रखोगे यहाँ पे देखो एच कट ओमेगा रखा टी और ये एच कट नीचे, एच कट से एच कट कट गया, तो मेरे पास माइनस के ओमेगा टी बचा। देखो ये ये क्या बचा, ये मेरे पास आई ओमेगा टी बचा। अब ये जब अंदर जाएगा तो माइनस आई कॉमन ले लेंगे और ये जब इसके साथ आएगा तो सिंपली ये आ जाएगा, समझ में। तो ये क्या है, कंप्लीट वेव फंक्शन है फ्री पार्टिकल का, क्या है, कंप्लीट वेव फंक्शन है फ्री पार्टिकल का, समझ में आया। और ये जो एक्सप्रेशन है ये आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, देखो के एक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल ट्रेवलिंग टू द राइट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। जो वेव नंबर हमारे पास है पॉजिटिव आ रहा है ना, तो वेव नंबर डायरेक्शन बता रहा है कि मैंने देखो अभी 1 डायमेंशन केस ही तो लिया है, तो यानी जब यानी 0 हो गया तो यानी इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट, समझ में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल है और उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो ऐसे चल रही है, समझ में। और यदि हमारे तो ये सॉल्यूशन आएगा, समझ में। अभी तो टोटल सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना हमने, और जो सेकंड टर्म है 5 माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस क्या आएगा, तो ये जो टर्म है ये नेगेटिव, कहने का मतलब यहाँ पे वेव नंबर इसका कि वेव शो कर रहा है पार्टिकल ट्रेवलिंग टू द लेफ्ट यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद वेल डिफाइंड मोमेंटम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी जैसे हमने ऊपर अभी एनर्जी निकाली थी ना, ठीक है ना, तो देखो एनर्जी कितनी आई है हमारे पास, पार्टिकल की एनर्जी कितनी आई है, 1 मिनट सॉरी, ठीक है। तो एनर्जी यही तो है एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में 2m, है ना। और मोमेंटम क्या होगा, एच कट के फॉर द पार्टिकल ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इट विल बी प्लस के एच कट के पॉजिटिव होगा और माइनस के एच कट के फॉर नेगेटिव डायरेक्शन, समझ में। हमने एक्स डायरेक्शन में लिया है ना, तो देखो आप चाहो तो के एक्स वगैरह लिख सकते हो, नहीं तो हम उसके लिखने की आवश्यकता कोई है नहीं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 डायरेक्शन में ले ही रहे हैं, समझ में बात, ठीक है। तो वेल डिफाइंड मोमेंटम है, वेल डिफाइंड एनर्जी है, देखो ये एनर्जी आ गई हमारे पास, क्योंकि इतना एनर्जी है हमने बता दिया और इतना है मोमेंटम है, समझ में, ठीक है। कोई डाउट है? अब ध्यान से देखो, अब बात करते हैं हम सम इंपॉर्टेंट फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्री पार्टिकल मोशन की। अब ये बात मैं बताना, वेल डिफाइंड मोमेंटम है और वेल डिफाइंड एनर्जी है, ठीक है ना, ठीक है, फॉर द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना, दिस हैज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अभी ध्यान से सुनना, वो अभी काम की चीज़ आएगी, देखो गौर से देखो। हम कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स यदि निकाले फ्री पार्टिकल मोशन के लिए, जैसे मैं पहले बात करूँ पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यदि मैं निकालूं, तो देखो मैंने ना बेसिकली दोनों वेव के लिए निकाला है, आप काफ़ी बुक्स में देखोगे तो सिंपली एक केस के लिए निकाल रखा है और बी को 0 मान लेते हैं, वो मानते हैं कि भाई हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है, मैंने दोनों के लिए कर दिया। तो जो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है हम जानते हैं क्या होती है, सिंपली ये होती है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो फॉर पॉजिटिव वेव मैंने क्या किया, अब यदि आप इसको देखो यही तो है, समझ में आया। तो सिंपली ये तो देखो हम जानते हैं 5 स्टार 5 होता है ना, तो ये तो कट जाएगा, सिंपली ए बचेगा, डेल स्क्वायर मतलब मॉडुलस ए स्क्वायर आ जाएगा और पी नेगेटिव में मॉडुलस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ये बताने वाली बातें आप इसको समझ सकते हो ये चीज़ें कैसे आई है। अब ध्यान से देखो, तो जो पी एक्स टी है ना इंडिपेंडेंट है बोथ टाइम एंड एक्स के, देखो ये भी डिपेंड नहीं कर रहा है ना एक्स एंड टी पर, नॉट डिपेंड ऑन एक्स एंड टी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है एक्स और टी पर डिपेंड नहीं कर रही, समझ में आया। अब इसका मतलब क्या है, पोजीशन जो है ना पार्टिकल की जो रिप्रेजेंटेड बाय प्लेन वेव इज कंप्लीटली अनसर्टेन। अब मान लो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कुछ ऐसा है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस के 5t कुछ ऐसा है, एज्यूम करो मान लो, तो मैं यहाँ बता सकता, अब मैं पूछूँ भाई एक्स इज इक्वल टू 5 पे और जब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो तो बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी, मतलब पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है, तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या आई है, कांस्टेंट आई है, समझ में। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करके
आसानी से बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा आया ही नहीं है। तो जो पोजीशन है ना पार्टिकल की वो अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है वह कहाँ। हो सकता है ये चीज़ आपको अभी समझ में ना आई हो, है ना, हो सकता है ये जो बात मैंने अभी बताई आपको समझ में ना आई हो, डोंट वरी, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और डीप डेप्थ में समझते हैं। देखो जो पार्टिकल है ना, जो वेव रिप्रेजेंट कर रही है ना पार्टिकल को, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाली, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उनका एक वेल डिफाइंड मोमेंटम है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, P इक्वल टू प्लस माइनस के HKT, और एनर्जी भी वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। अब देखो जब वेल डिफाइंड मोमेंटम है, मैंने एक ही डायरेक्शन का लिया है अभी, है ना, और वेल डिफाइंड एनर्जी है, तो जब वेल डिफाइंड मोमेंटम है तो मोमेंटम कितना, डेल पी कितना आएगा 0, और वेल डिफाइंड एनर्जी है तो कितना आएगा एनर्जी में, तो मतलब हम मोमेंटम और एनर्जी तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। यानी वी ऑब्जर्व द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल पी कितना 0, और अनसर्टेनिटी इन एनर्जी वो भी कितना 0। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है ना। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से यदि मैं ये लगाऊं तो ये मेरे पास कितना है 0, ये 0 कब आएगा, अब यदि मैं इसको यहाँ ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो ये 0 आया तो डेल टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, समझ में आया। और यदि मैं ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाऊं तो देखो डेल पी क्या होगा 0, यानी डेल एक्स क्या होगा, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिस लीड टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में क्या गया अनसर्टेनिटी, यानी डेल एक्स कितना आ गया, टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो इतनी अनसर्टेनिटी, अब हमें पता ही नहीं कहाँ है। टाइम में अनसर्टेनिटी कितनी, इन्फिनिटी, मतलब देर इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन एंड टाइम फॉर एनी स्टेट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, समझ में आया। तो कंप्लीट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब कोई कहने लगे, अब देखो मान लो मैं कहूँ कि भाई जो डेल एक्स है ना, मान लो 5 सेंटीमीटर है ना, यानी अनसर्टेनिटी मैंने बता दी भाई पार्टिकल में भाई इतनी सी अनसर्टेनिटी है 5 सेंटीमीटर, भाई ठीक है कम है, यहाँ मिलने की कम ही वो है प्रोबेबिलिटी, है ना, मतलब एरर है इतना, ऐसे समझ सकते हो। अब मैं ये कह दूँ डेल एक्स इन्फिनिटी है, तो देखो कितना बड़ा हो गया डेल एक्स, कहने का मतलब कहीं भी हो सकता है, वो कहाँ है पता नहीं, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। पर डेल एक्स कितना है इन्फिनिटी, तो ये जितना कम होगा उतना ही तो अच्छा है, उतना ही कन्फाइंड होगा पार्टिकल, हम बता कर सकते हैं हाँ भाई यही है। अब ये जितना ज़्यादा होगा, अब मान लो, समझ में आया मैं क्या, जितना ज़्यादा होगा तो कहीं भी हो सकता है ना, तो कहाँ है नहीं पता। तो एक दिक्कत ये है फ्री पार्टिकल के लिए, तो ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है फ्री पार्टिकल का केस, क्योंकि देखो ये जो सॉल्यूशन आया ना, ये जो सॉल्यूशन है ये जानते हो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन वेव को। यदि आपको ध्यान हो, मैंने पहले आपको बता रखा है कि प्लेन वेव को कैसे शो करते हैं, तो देखो प्लेन वेव को ऐसे ही शो करते हैं, जैसे सिंपली मैं यदि ये लिख देता हूँ ना, x, t इज इक्वल टू AI kx माइनस के ओमेगा 2, तो ये क्या है, प्लेन वेव ही है, चाहे प्लेन वेव। और मैंने आपको बताया था प्लेन वेव कभी भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं करती। अभी तक मैं आपको बताता आ रहा था ना कि मान लो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, तो लेकिन ध्यान रखो ये प्लेन वेव का सॉल्यूशन है, लेकिन प्लेन वेव इज नॉट प्लेन वेव इज नॉट एसोसिएटेड विद पार्टिकल, समझ में। उसको पढ़ाते हैं हमें ताकि चीज़ों थोड़े फैमिलराइज हो और आपको चीज़ें पता चलें। एक तो ये एस्पेक्ट हमें यहाँ से पता चला कि फ्री पार्टिकल जो होता है ना, ठीक है ना, क्या फ्री पार्टिकल, तो उसके साथ कौन सी वेव एसोसिएटेड होती है, प्लेन वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है। लेकिन वो इसको प्लेन वेव एसोसिएट, जैसे हमने सॉल्यूशन निकाला प्लेन वेव आ तो गया, ठीक है ना, लेकिन वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं होता, प्लेन वेव एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, अभी देखो हमने एक एक्सपेक्ट तो देखा, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो कुछ फाइनाइट होनी चाहिए थी ना, तो हम ये हमारे लिए सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। और धीरे धीरे आप और चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अभी देखो जैसे स्पीड की बात करें तो प्लेन वेव की स्पीड क्या होगी, W/K, या हम इसको फेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं, समझ में। तो W/K है ना, E कितना होता है मेरे पास, h ओमेगा, तो देखो E/h लिख लिया, K एज इट इज आ गया। एनर्जी का वैल्यू कितना, h² K²/2m, ये इससे कट गया तो सिंपली मेरे पास ये आ गया। यदि पार्टिकल की बात करें, है ना, तो जो पार्टिकल हो गया है ना, द वेव एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल, जो हमने अभी क्या कहा है, प्लेन वेव, समझ में। अब देखो वेव पार्टिकल क्या होगा, P/m, है ना, क्लासिक वेव जो पार्टिकल की स्पीड, मोमेंटम क्या होगा पार्टिकल का और मास पार्टिकल का, तो मोमेंटम कितना है, h/m। अब देखो ध्यान से, h/m तो ये था, है ना, यानी v पार्टिकल/2, तो पार्टिकल ये 2 इधर चला जाएगा, यानी पार्टिकल की जो स्पीड है ना 2 गुना है वेव से। तो आप समझो ये पार्टिकल हो गया, है ना, एंड द वेव एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल ये हो गया। अब दोनों का वेलोसिटी सेम हो तो लॉजिक भी समझ में आता है, हाँ, कि हम कह सकते हैं कि इन क्वांटम सिस्टम वेव इज एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स, हम कह सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल का स्पीड तो 2 गुना हो गया वेव से, तो ये तो आगे निकल गया, ये पीछे रह गई, तो हाउ वी कैन से दैट अ वेव इज एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल, वी कैन नॉट, समझ में आया। तो ये जो प्लेन वेव नहीं कह सकते, समझ में आया। तो हम यहाँ से हम ये समझते हैं जो प्लेन वेव सॉल्यूशन आया ना फ्री पार्टिकल का, तो प्लेन वेव इज नॉट एसोसिएटेड विद फ्री पार्टिकल।
तो एक बात दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। अभी सॉल्यूशन तो हमारा वो है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, डाउट हो, कोई डाउट दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लास्ट तक लेक्चर को देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। आई हैव फ्रेम्ड फ्यू थिंग्स इन द लास्ट विच विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। तो देखो उसका मतलब क्या, पार्टिकल ट्रेवल ट्वाइस एज फास्ट ऑफ द वेव, दैट रिप्रेजेंट्स इट। प्रैक्टिकल ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो फ्री पार्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं ना फिक्स्ड एनर्जी के, अब फिक्स्ड एनर्जी की वजह से तो दिक्कत आई है सारी। जैसे फिक्स्ड एनर्जी हुई, डेल्टी इन्फिनिटी हो गया। फिक्स्ड एनर्जी का मोमेंटम जीरो हुआ तो पोजीशन देखो अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट आ गई, समझ में। तो ये फिजिकल जो स्टेट होती है, फिजिकली एक्सेप्टेबल जो होते हैं रियल प्रैक्टिस में, वो इम्पॉसिबल है, समझ में। वेव पैकेट्स ही इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट क्वांटम सिस्टम्स और पार्टिकल, समझ में आया। ये ध्यान रखो, मैंने देखो लिखा हुआ है, ठीक है। और हमने जब मैं आपको फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ये मैंने चीज़ें बताई थी, तो ये चीज़ मैंने वहाँ भी डिस्कस की थी, वहाँ भी ये चीज़ मैं आपको बताया था, ठीक है ना। तो यदि आपने ये चीज़ें जिसने वहाँ पढ़ी होगी अच्छे से, तो वो रिलेट कर पाएगा। तीसरी प्रॉब्लम देखो क्या है, तीसरी प्रॉब्लम है नॉन नॉर्मलाइजेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए, यानी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज कहने का मतलब जो है टोटल स्पेस पे जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो 1 आना चाहिए। ये एक्चुअली में क्या देता है, प्रोबेबिलिटी, है ना। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये क्या होगा, टोटल 1 आना है, यानी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 ही होती है, 1 ही आनी चाहिए। अब देखते हैं कि फ्री पार्टिकल के केस में ऐसा है या नहीं। तो देखो यदि हम पॉजिटिव वेव के लिए देखेंगे तो डेल ए स्क्वायर आएगा, ये बाहर ले लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स। देखो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखो सिंपली माइनस इन्फिनिटी डी एक्स क्या होता है, सिंपली एक्स ही तो आएगा इंटीग्रेट करके, है ना। और यहाँ इन्फिनिटी लिखेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी, ये टू इन्फिनिटी आएगा, टू इंटू इन्फिनिटी आएगा, लेकिन ऐसा लिखते नहीं है, तो ये टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया मेरे पास, ठीक है ना। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे हम कभी लिख दो ना 5/0 लिख दो आप, है ना, तो आप क्या लिखोगे, इन्फिनिटी। ये चीज़ गलत होती है। जैसे 5/0 लिखने का मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होती, तो कभी भी इक्वल टू का साइन मत लगाना। टीचर वगैरह लोग लगा देते हैं, लेकिन वो गलत होता है, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। ऐसे नेगेटिव वेव के लिए भी हो गया। तो ये तो इन्फिनिटी आ गया, प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो वेव फंक्शन जो है रिप्रेजेंटिंग द पार्टिकल वो नॉर्मलाइजेबल नहीं है। तो ये डिफिकल्टी आई क्यों यहाँ पे, ये डिफिकल्टी एक्चुअली इसीलिए आई है क्योंकि हमने एक आइडियल केस कंसीडर किया इनफाइनाइट लेंथ का। इनफाइनाइट लेंथ का कहने का मतलब एक पार्टिकल मान लिया हमने, फ्री पार्टिकल, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन कंसीडर किया, कहीं भी घूम रहा है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। इन प्रैक्टिस पार्टिकल जो होते हैं कन्फाइंड होते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए क्वार्क्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क्स होते हैं, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो भी बाउंड स्टेट में है ना, समझ में, कन्फाइंड होते हैं। और यदि एटम के अंदर ही आप चले जाओ, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वे कन्फाइंड है, समझ में आई बात, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, यदि आप ये पता कर दो तो आप डेफिनेटली यू कैन विन अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। एक्चुअली अभी तक इलेक्ट्रॉन का एक फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी उसके अंदर अभी कुछ है नहीं, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं, देयर इजंट एनी सम एनर्जी ऑफ अदर फॉर्म्स विच इज मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो पार्टिकल कन्फाइंड इन फाइनाइट लेंथ सो दैट नॉर्मलाइजेशन इज पॉसिबल। तो रियल प्रैक्टिस में ये होता है, पार्टिकल कन्फाइंड होते हैं फाइनाइट लेंथ में और नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल होता है और प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं। अब वो कहाँ है हमें यही नहीं पता, तो प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन 3 subtleties means some subtle things, some small details that we have discussed above। ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की है ना, 3 subtleties। पहली मैंने पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, स्पीड ऑफ द प्लेन वेव और नॉर्मलाइजेबिलिटी, नॉन नॉर्मलाइजेबिलिटी हमने देखा। तो क्लियर ये बता रहा है जो सॉल्यूशन है ना स्क्रोडिंजर इक्वेशन का, डेट आर फिजिकली एक्सेप्टेबल कैन नॉट बी प्लेन वेव। जो फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होते हैं ना वो प्लेन वेव हो ही नहीं सकते। तो प्लेन वेव फिजिकल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो प्लेन वेव सॉल्यूशन आया था ना, ये हमारे फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। जो ओनली फिजिकली एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेशन होता है वो फ्री पार्टिकल का, वो क्या होता है, वेव, समझ में। तो वेव फंक्शन हमें ऐसे लिखेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है हम कैसे लिखते हैं। जैसे 1 डायमेंशन में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये ए के माइनस के, ये सॉरी पॉजिटिव के एक्स माइनस के ओमेगा टी डी के, समझ में। ये मैंने पॉजिटिव वेव के लिए लिखा है। और यदि मुझे 3D में लिखना हो तो 3D में देखो मैं ऐसे लिखूंगा, 1/, में देखो ये 2 पाई 1/2 है, तो 3D में ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के, और ये आई, ये के डॉट आर हो जाएगा, और ये माइनस के ओमेगा टी, ठीक है, समझ में। 3D का केस है, तो ये ध्यान रखना। तो जो भी सॉल्यूशन हमने ऊपर देखे हम उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते। पढ़ने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए चीज़ों को हमने सीखा है, समझ में आई बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है छोटा सा। तो देखो 5/1 हमने दिखा था ना,
दिस वन एंड फाई टू दिस वन, ये आइगन फंक्शंस थे, है ना। हमें शो करना ही आइगन फंक्शंस है मोमेंटम ऑपरेटर के। एक्चुअली हमने स्टार्टिंग में यही तो देखा था इस, है ना। तो हमने देखा था ये हम इसको फाई वन और फाई टू के टर्म्स में तोड़ सकते हैं। तो ये फाई वन और फाई टू किसका आइगन फंक्शंस थे? एनर्जी के। अब मैं कह रहा हूँ ये शो करो कि ये आइगन फंक्शंस मोमेंटम ऑपरेटर के भी हैं और इनके आइगन वैल्यूज भी बताओ क्या क्या है। समझ में आया? ठीक है। अभी ध्यान हो आपको, मैंने मोमेंटम के केस में एच कट के लिखा था ना। अब ये आई कहाँ से थी? ये तो आपको मैंने तो ऐसे ही मान ली थी ना। अब देखो अब समझ में आएगा कैसे था। देखो जो मोमेंटम ऑपरेटर है एक्स डायरेक्शन में माइनस आई एच कट डेल बाई डी एक्स। देखो एक ही वेरिएबल है इसलिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लिखा गया, ठीक है। फाई वन के लिए यदि बात करें तो जब आप इस पर अप्लाई करोगे ना, देखो ये तो माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स, तो ये मैंने ले लिया अपना फाई वन। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई के आगे आ जाएगा, देखो एच कट बन गया और ये सिंपली एज इट इज, ठीक है। तो मैं इसको पी फाई वन एच कट और ये फाई, तो ये बता सकता हूँ ना। तो इसी के आइगन फंक्शन है किसका? मोमेंटम ऑपरेटर का। और इसका आइगन वैल्यू कितना है? ये सिंपली मैं फाई टू ले लूँगा। मोमेंटम ऑपरेटर जैसे ही ऑपरेट किया मेरे पास माइनस एच कट आ गया, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? फाई टू इज इक्वल टू माइनस एच कट फाई टू। तो ये आइगन वैल्यू होगी, तो ये पी टू आइगन वैल्यू होगी। समझ में? तो जो ये फंक्शन है ना ये और ये आइगन फंक्शंस थे मोमेंटम ऑपरेटर के और जिसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ये हैं। समझ में आई बात? These functions are not only eigen functions but also momentum eigen functions। तो ये एनर्जी के आइगन फंक्शंस तो है ही हैं, मोमेंटम आइगन फंक्शंस भी हैं। समझ में आई बात? तो विशेषकर ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं समरी की। तो देखो चीज़ें मैंने समराइज कर दी हैं, कुछ ज़्यादा टिपिकल है नहीं। तो जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन होती है क्वांटम पार्टिकल, फ्री क्वांटम पार्टिकल के लिए सिंपली ये हो गई, V0 हो गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना, या कांस्टेंट ले लो। इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। ये क्या है? स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन है ना, टाइम इंडिपेंडेंट का ये हो गया। के वैल्यू हमारे पास सिंपली ये आ गई। के क्या? क्वांटम नंबर है, रियल होना चाहिए, फ्री पार्टिकल की नॉन नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, है ना, सिंपली की, ठीक है ना। एनर्जी पार्टिकल की कांस्टेंट है टाइम के साथ, देखो कोई टाइम का वेरिएबल इसमें नहीं है, तो एनर्जी क्या पार्टिकल की टाइम के साथ कांस्टेंट है। जब हम टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन की बात करें तो हमारे पास ये आएगा। ये मैंने अभी आपको बताया ही ऑलरेडी, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, देखो हमने ना, मैंने आपको यही तो लिखा है ये, है ना। इसको ना हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में हम देखो सी मान लो कोई कांस्टेंट है, ये के एक्स आ जाएगा, डी कोई कांस्टेंट है, साइन के एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये आप कैसे लिखोगे? देखो जो ये आई थीटा क्या होता है हमारे पास? कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा होता है ना। इसकी मदद से हम इसको इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने ये जनरली इस्तेमाल नहीं किया है, क्यों? क्योंकि जब हम टाइम डिपेंडेंट फॉर्म लिखेंगे ना, तो टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म तो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही होता है ना। समझ में आया? ठीक है। तो हमें ये था ना, तो ये आसानी हुई हमारे पास, क्योंकि ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, इसलिए हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिया था। समझ में आया? लेकिन ऐसा भी लिखते हैं, बस ये मैंने आपको बताने के लिए बताया है कि ऐसा होता है, ठीक है ना, ध्यान रहे। क्योंकि एग्जाम वाला क्वेश्चन पेपर जब सेट करेगा ना, तो आपको 4 ऑप्शन दे देकर कहेगा फ्री पार्टिकल का प्लेन वेव का जो सोल्यूशन आता है व्हाइल सॉल्विंग द स्क्रोडिंजर इक्वेशन, वो क्या है? 4 ऑप्शन में ये ना दिया आपको, ये मान लो नहीं दिया और ये दे दिया, आप घूम जाओगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।